हाय एवरीवन, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे हम लोग प्रोटीन्स के बारे में। और लास्ट लेक्चर में प्रोटीन को पूरी तरह से हम लोग समाप्त किए थे। मतलब इस यूनिट का 2 चैप्टर कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो चुका था और फिर प्रोटीन भी हम लोग देख लिए थे। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए कुछ केमिकल टेस्ट देखे थे हम लोग, उसी प्रकार से प्रोटीन्स के लिए भी कुछ केमिकल टेस्ट हैं। कलर रिएक्शंस या फिर इसी को हम लोग टेस्ट बोल सकते हैं, टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स। केमिकली प्रोटीन को टेस्ट किया जाए तो किस आधार पे किया जाएगा उसी को हम लोग समझेंगे। अभी कई मेथड हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स को अभी डील करेंगे। सबसे पहले इसमें है बायूरेट टेस्ट। बायूरेट टेस्ट क्या है? बायूरेट टेस्ट तो यूरिया को हीट करने पे बनता है बायूरेट। यूरिया जानते हो, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज यूरिया। इसको हीट किया जाता है 180 डिग्री सेल्सियस पे, तो बायूरेट का फॉर्मेशन होता है। NH2 C डबल बॉन्ड O NH, फिर C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस अमोनिया, दिस इज बायूरेट। अब बोल रहा है कि यह जो बायूरेट है, जब इस बायूरेट को हीट किया जाता है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन से जिसमें अल्कली मिला हुआ हो, अल्कलाइन। तो जब बायूरेट को अल्कलाइन कॉपर सल्फेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ हीट किया जाता है तो पर्पल कलर मिलता है। तो क्या मिलता है? पर्पल कलर मिलता है। अब यहाँ से समझना क्या है हम लोग को, सो देखो समझना है इस पेप्टाइड बॉन्ड को। दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, ए भी पेप्टाइड बॉन्ड हुआ, ए वाला भी पेप्टाइड बॉन्ड हुआ। तो बायूरेट में पेप्टाइड नहीं, इसको यहाँ अमाइड बोलो, पेप्टाइड भी एक प्रकार का अमाइड ही लिंकेज होता था। तो बायूरेट में ये दो जो हैं अमाइड लिंकेज हैं। ये दोनों कौन से लिंकेज है? अमाइड लिंकेज है। और ये दोनों अमाइड लिंकेज के चलते ही यह कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके पर्पल कलर दे रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि वैसे प्रोटीन्स या फिर वैसे पॉलीपेप्टाइड्स जिसमें कम से कम 2 अमाइड बॉन्ड हो, मतलब 2 पेप्टाइड बॉन्ड हो, वे क्या करेंगे? इस कॉपर सल्फेट का अल्कलाइन सॉल्यूशन से रिएक्शन करके पर्पल कलर जो है देंगे। तो यूरिया को हीट करने से बायूरेट बना और इस बायूरेट में 2 अमाइड लिंकेज है, 2 अमाइड लिंकेज है। और इसी बायूरेट को जब कॉपर सल्फेट का अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ हीट किया जाता है तो पर्पल कलर मिलता है। और इसी के आधार पे प्रोटीन का टेस्ट किया जाता है। तो इसमें मेन समझना क्या था, बात पता चला कि जिसमें कम से कम 2 अमाइड बॉन्ड हो वही ऐसा रिएक्शन करके पर्पल कलर दे सकता है, अन्यथा नहीं देगा। अब बोल रहा है कि चूंकि प्रोटीन्स जो हैं वे हैं पॉलीपेप्टाइड्स, और पॉलीपेप्टाइड्स मतलब उनमें भी अमाइड बॉन्ड है। तो जब इस प्रोटीन को हीट किया जाता है सेम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बेसिक मीडियम में ऐसा, तो यहाँ भी पर्पल या वायलेट कलर मिलता है। एक ही चीज़ है, पर्पल या वायलेट, सेम चीज़। अच्छा, तो यह पहला मेथड हुआ बायूरेट टेस्ट का, है ना, कि जब प्रोटीन्स को एक्वस कॉपर सल्फेट का अल्कलाइन सॉल्यूशन से हीट करते हैं तो वायलेट या पर्पल कलर मिलेगा। और यह बेसिकली जो पर्पल कलर या वायलेट मिलता है वह इसमें अमाइड लिंकेज होने के चलते अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए जो है यह कलर शो करता है। पूरा रिएक्शन यहाँ नहीं लिखा जा रहा है, बस समझना है कि मेन पता क्या चल रहा है इस रिएक्शन से हम लोग को। तो ये पहला बायूरेट टेस्ट हो गया। ऐसे और भी टेस्ट हैं,
एक एक करके सबको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इसमें ज़ैंथोप्रोटेइक टेस्ट। ज़ैंथोप्रोटेइक टेस्ट तो यह बोल रहा है वैसे प्रोटीन्स के लिए है, प्रोटीन्स containing amino acid residue having benzene ring। मतलब वैसे प्रोटीन ऑब्वियसली अमीनो एसिड का ये है पॉलीमेरिक फॉर्म। अब अमीनो एसिड में देखे थे कि कुछ कुछ अमीनो एसिड में एरोमेटिक रिंग भी थे, उसमें से सबसे पहला आता है जैसे फिनाइल एलानिन, फिर आता है ट्रिप्टोफान जिसमें बेंजीन रिंग है, ट्रिप्टोफान, फिर है टायरोसिन। अच्छा, तो ये सभी वैसे अमीनो एसिड है जिसमें बेंजीन रिंग है और इसी के लिए यह ज़ैंथोप्रोटेइक टेस्ट है। तो बोल रहा है प्रोटीन्स जिसका मोनोमर जो अमीनो एसिड है यदि उसमें बेंजीन रिंग है लाइक दिस फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, तो क्या करते हैं इस प्रोटीन में हम लोग मिलाते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और इसको हीट करते हैं। तो हीट करने से देगा येलो कलर। फिर इसमें अल्कली मिलाओगे, अल्कली मतलब वही एक्वस NaOH या KOH वगैरह, एक्वस NaOH या KOH वगैरह, तब यहाँ से मिलता है ऑरेंज कलर। और यदि ऐसा हुआ इसका मतलब उस प्रोटीन में एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग, मतलब उसमें से फिनाइल एलानिन हो सकता है, ट्रिप्टोफान हो सकता है या फिर टायरोसिन हो सकता है। समझ गए बात को? तो यह था ज़ैंथोप्रोटेइक टेस्ट, वैसे प्रोटीन के लिए जिसमें अमीनो एसिड रेसिड्यू में बेंजीन रिंग हो लाइक दिस 3। सबसे पहले कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिला करके हीट करोगे तो येलो कलर मिलता है, बाद में उसमें अल्कली मिला दोगे तो वह येलो चेंज कर जाता है किसमें, ऑरेंज में। नेक्स्ट, ज़ैंथोप्रोटेइक टेस्ट के बाद ये टेस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेसिकली। तो नेक्स्ट है इसमें मिल्सन टेस्ट या मिलन्स टेस्ट या मिलन्स टेस्ट क्या है? तो मर्क्यूरिक नाइट्राइट, दिस इज मर्क्यूरिक नाइट्राइट, इसमें मिलाना है मर्क्यूरिक नाइट्रेट, दिस इज मर्क्यूरिक नाइट्रेट। ठीक है, मर्क्यूरिक नाइट्राइट और मर्क्यूरिक नाइट्रेट का मिक्सचर डिजॉल्व किया जाता है, इसको डिजॉल्व्ड इन किसमें? तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर में। अच्छा, दिस वन इज नाइट्रस एसिड एंड दिस इज नाइट्रिक एसिड। तो समझ गए, मर्क्यूरिक नाइट्राइट और मर्क्यूरिक नाइट्रेट ये दोनों सॉलिड सॉल्ट हैं, इन दोनों को मिलाया जाता है, घोला जाता है नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर में। तो नाइट्रस एसिड से नाइट्राइट आयन सप्लाई होगा और नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट आयन सप्लाई होगा। तो ओवरऑल जो आयन्स इसमें है वही रहना है।
इस पूरे को हम लोग बोलते हैं मिलन्स रिएजेंट। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? मिलन्स रिएजेंट। अब बोल रहा है कि यदि कोई प्रोटीन है और इसमें आप मिलन्स रिएजेंट मिला रहे हो, प्रोटीन में भी कैसा प्रोटीन है? प्रोटीन में भी कैसा प्रोटीन है? तो कंटेनिंग फिनोलिक ग्रुप, कंटेनिंग फिनोलिक ग्रुप इन अमीनो एसिड, जैसे टायरोसिन। प्रोटीन जो कि अमीनो एसिड से बना है और उस अमीनो एसिड में फिनोलिक ग्रुप होना चाहिए। उस अमीनो एसिड में क्या होना चाहिए? फिनोलिक ग्रुप होना चाहिए, जैसे टायरोसिन वगैरह है, फिनोलिक ग्रुप रहेगा उसमें। और फिनोलिक ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड से मिलकर के यदि वह प्रोटीन बना है तो वह मिलॉन्स टेस्ट देगा। और इसमें करते क्या है कि प्रोटीन में हम लोग मिलॉन्स रिएजेंट मिलाते हैं, तो यहाँ से रेड कलर मिलेगा, या हो सकता है कि रेड कलर का प्रिसिपिटेट भी मिल जाए। सॉल्यूशन ही कलरफुल हो जाएगा रेड, या फिर प्रिसिपिटेट मिलेगा। समझे बात को? तो अलग से भी आ सकता है कि मिलॉन्स रिएजेंट क्या है, तो मर्क्यूरिक नाइट्राइट और मर्क्यूरिक नाइट्रेट का मिक्सचर घुला हुआ रहता है नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर में, जो मिलॉन्स रिएजेंट कहलाता है। अब वैसे प्रोटीन जिसका अमीनो एसिड में फिनोलिक ग्रुप है, बेसिकली टायरोसिन। अब कोई जरूरी नहीं है कि सारे टायरोसिन रहेंगे, एक आध अमीनो एसिड रेसिड्यू भी टायरोसिन का है तो काम हो जाएगा। तो जब इसमें मिलॉन्स रिएजेंट मिलाया जाता है तो यह रेड कलर देता है या रेड प्रिसिपिटेट मिलता है। तो इस तरह से यहाँ भी प्रोटीन का टेस्ट हो गया। तो 3 देख लिए हम लोग, बायूरेट टेस्ट, जैंथोप्रोटेइक टेस्ट और या मिलॉन्स टेस्ट। एक और है नीन हाइड्रीन टेस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के लिए, नीन हाइड्रीन टेस्ट। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये टेस्ट नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देख रहे हो तो वहाँ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है यह टेस्ट। तो एक लास्ट नीन हाइड्रीन टेस्ट, नीन हाइड्रीन टेस्ट क्या है? नीन हाइड्रीन टेस्ट तो बोल रहा है कि जब किसी प्रोटीन को डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नीन हाइड्रीन, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नीन हाइड्रीन के साथ बॉयल किया जाता है, उबाला जाता है, तो पर्पल कलर प्रोड्यूस होता है। क्या बोले कि प्रोटीन जिसको नीन हाइड्रीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन में मिला करके उबालना है, तो ऐसा करने से सॉल्यूशन पर्पल कलर का हो जाता है, और यह पर्पल कलर का अपीयरेंस बतलाएगा कि वह प्रोटीन था। क्या रिएक्शन होता है इसमें? नीन हाइड्रीन क्या है तो देखते हैं। ये OH डबल बॉन्ड हो, दिस इज नीन हाइड्रीन, यह नीन हाइड्रीन है। इसका रिएक्शन से होगा, ये अल्फा अमीनो एसिड है, तो यह अल्फा अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रोटीन में होगा, जाहिर सी बात है। ऐसा तो नीन हाइड्रीन अल्फा अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन का पार्ट है, उससे कंबाइन करता है बेसिक मीडियम में, तो फिर कुछ ऐसा फॉर्मेशन होता है, ऐसा। O- डबल बॉन्ड O
ऐसा, और यही जो है पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स है, पर्पल कलर्ड प्रोडक्ट। साथ में यहाँ से बाई प्रोडक्ट भी निकलते हैं, अल्डिहाइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, H2O निकलेगा, ऐसा। तो यह रिएक्शन होता है निनहाइड्रीन के साथ। तो ओवरऑल हम लोग जो ये 4 टेस्ट पढ़े, बायूरेट टेस्ट जो कि नॉर्मली कोई भी प्रोटीन के लिए था, जैंथोप्रोटेइक टेस्ट जो वैसे प्रोटीन के लिए था जिसमें अमीनो एसिड में बेंजीन हो, फिर हम लोग देखे मिलॉन्स टेस्ट जो वैसे प्रोटीन के लिए था जिसके अमीनो एसिड में क्या हो, फिनोलिक ग्रुप हो, टायरोसिन वाला देखे, और फिर अभी निनहाइड्रीन टेस्ट। तो यह बेसिकली किसी भी प्रोटीन के लिए है और रिएक्शन इसमें ऐसा ही होता है। निनहाइड्रीन जो है प्रोटीन में अल्फा अमीनो एसिड के साथ ट्रीट करके ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जिसके चलते पर्पल कलर आ जाता है, और यह कंफर्म करता है कि कंपाउंड जो है वह प्रोटीन था। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट के लिए जैसे कई टेस्ट पढ़े थे हम लोग, प्रोटीन के लिए भी देख लिए। तो यहाँ से यह जो चैप्टर है प्रोटीन, यह भी पूरी तरह से समाप्त हुआ। तो इस यूनिट का बायोमॉलिक्यूल्स जो कि एक काफ़ी बड़ा यूनिट था यह है, तो इसमें से हम लोग 2 पोर्शन देख लिए, और दोनों सबसे बड़ा पोर्शन कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन। अब इंजाइम्स, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और विटामिन्स, लिपिड्स, ये सारे पोर्शन बच गए हैं, तो सबको भी देखते हैं धीरे धीरे से। तो इस यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर एंजाइम्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंजाइम से रिलेटेड। एंजाइम्स आर substances that catalyze biological reactions taking place in a living system, तो एंजाइम बोल रहा है वैसे सब्सटेंस होते हैं जो एक लिविंग सिस्टम के अंदर रिएक्शन जो होते हैं उसको कैटलाइज करते हैं। एक लिविंग सिस्टम के अंदर कई रिएक्शंस होते हैं, कई रिएक्शंस, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। अब जैसे मान लो हम लोग जितना भी फूड मटेरियल्स इनटेक करते हैं बॉडी में, तो उससे कार्बोहाइड्रेट्स मिला, प्रोटीन्स मिला, तो वे वैसे ही जा कर के स्टोर नहीं रहते हैं। पीछे कार्बोहाइड्रेट में हम लोग देखें कि कार्बोहाइड्रेट में आप भात खा रहे हो तो स्टार्च मिला आपको। स्टार्च जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है। वह स्टार्च टूटेगा धीरे धीरे, माल्टोज में बदलेगा, फिर हो सकता है वह आगे ग्लूकोज में बदले। ऐसी चीज़ों तोड़ने का काम कर रहा है एक मैक्रो मॉलिक्यूल को छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, या एंजाइम के द्वारा ही होता है। तो एंजाइम्स आर बेसिकली बायोकैटलिस्ट विच कैटलाइज द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन या लिविंग सिस्टम और लिविंग बॉडी। एक लिविंग बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, अनकाउंटेबल, उन रिएक्शंस को बेसिकली कैटलाइज करते हैं ये एंजाइम्स। और बताया कि उसमें से कुछ रिएक्शन बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं। उसके बाद
इंजाइम्स होते क्या है, फंक्शन इसका हम लोग समझ गए ना कि बायो कैटलिस्ट है। बोला ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम्स आर सिंपल और कंजुगेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। बोला तकरीबन जितने भी इंजाइम हैं सभी सिंपल या फिर कंजुगेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट पिछला लेक्चर में हम लोग देखे हैं, सिंपल प्रोटीन में देखे थे कि सिंपल प्रोटीन जब हाइड्रोलाइज करते हैं इसको तो केवल अल्फा अमीनो एसिड मिलेगा, तो सिंपल प्रोटीन हुआ। और यदि अल्फा अमीनो एसिड के अलावे उसमें कोई नन प्रोटीन पार्ट मिला, अल्फा अमीनो एसिड के अलावे यदि कोई नन प्रोटीन पार्ट मिला तो उसको हम लोग कंजुगेटेड प्रोटीन बोलते थे। ग्लोबुलर प्रोटीन में देखे थे हम लोग कि वह प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन का जो अरेंजमेंट होता है स्फेरिकल हो रहा था, वाटर में सॉल्युबल था, तो ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। बोला तकरीबन जितने भी इंजाइम्स हैं ना वे सारे इंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन से ही हैं, वे सभी बेसिकली क्या है, प्रोटीन से ही है। उसमें से कोई सिंपल है तो कोई कंजुगेटेड है और मैक्सिमम उसमें से ग्लोबुलर प्रोटीन के कैटेगरी में आते हैं। एक नॉर्मल कैटलिस्ट का जो काम होता है, पीछे केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़े होंगे कि जैसे मान लो ऐसा कोई यहाँ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं हम लोग, यहाँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, यहाँ रिएक्टेंट है, एनर्जी पहले बढ़ता है उसके बाद डिक्रीज करता है, यहाँ आ गया प्रोडक्ट। ऐसा यहाँ यह कहलाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी से रिएक्टेंट के एनर्जी का जो डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट का क्या काम होता था याद करो, कैटलिस्ट जो है केमिकल रिएक्शन के रेट को इन्हांस कैसे करता था, तो वह एक अलग पाथ तैयार करता था जिस पाथ का एक्टिवेशन एनर्जी होता था कम। ऐसा अब देखोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ दिस इज ई ए डैश, ऑब्वियसली ई डैश ये इज लोअर देन ई ए। तो यह जो ब्लू है दिस इज कैटलाइज्ड पाथ, कैटलाइज्ड पाथ। तो कैटलिस्ट का क्या काम रहता है कि रिएक्शन के लिए एक अलग रास्ता तैयार करना जिसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, कम हो, है ना। तो जैसे हम लोग जाते हैं तो क्या मान के चलो कि एक सड़क ऐसे गया हुआ है, बगल से एक सड़क ऐसे भी है, लेकिन इस सड़क से तुमको इसमें आना है तो आगे से लंबा टर्न लेकर के आना होगा ऐसे। लेकिन यदि दोनों के बीच एक यहाँ ब्रिज बना दिया जाए जो दोनों को ई कर दे, तो यह ब्रिज क्या करेगा कि डिस्टेंस को कम कर देगा। आप डायरेक्टली आप यहीं से मुड़ सकते हो, आगे जा करके मुड़ने का ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगा। तो जैसे यहाँ डिस्टेंस को ही कम किया उसी प्रकार से कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, एक शॉर्टकट पाथ तैयार करता है, और वही एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके जो है कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को जो है इन्हांस करता है, बढ़ा देता है। तो जैसे एक नॉर्मल कैटलिस्ट का फंक्शन होता है एक्टिवेशन एनर्जी को घटा करके रिएक्शन के रेट को बढ़ाना, उसी प्रकार से बायो कैटलिस्ट भी फंक्शन करते हैं। बायो कैटलिस्ट स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब बॉडी के अंदर जो हम लोग का रिएक्शन होता है, बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होता है, कहने का मतलब कि भोजन वगैरह जो पचता है, वह भोजन पचने के लिए जो एंजाइम वहाँ उत्तरदायी हैं, जो उसको तोड़ रहे हैं सिंपलर मॉलिक्यूल में आसानी से, तो वह इसी एक्टिवेशन एनर्जी पे जो है आधारित है। तो बोल रहा है कि एंजाइम्स जो कि बायो कैटलिस्ट हैं स्पीड अप द reactions by lowering their activation energy, by lowering their activation energy।
कि बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस, उस रिएक्शन को एंजाइम जो कैटलाइज करते हैं, मतलब उस रिएक्शन के रेट को जो बढ़ाते हैं, तो उसमें यही कंसेप्ट है कि रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को वे क्या करते हैं, कम करते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम्स कैन बी enzyme can be extracted from cells without loss of their catalytic activity and can be used to catalyze reactions carried out in laboratory। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एंजाइम्स जिसको हम लोग बायो कैटलिस्ट बोल रहे हैं या एक लिविंग सेल में ही होता है, तो बोल रहा है कि उस लिविंग सेल से एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, मतलब लिविंग सेल से एंजाइम को निकाला जा सकता है, एक लिविंग बॉडी से एंजाइम को अलग किया जा सकता है और उस एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है या किया जा सकता है लैबोरेटरी में जो रिएक्शंस होते हैं उसको कैटलाइज करने के लिए। तो क्या बोले कि जो एंजाइम्स हैं लिविंग सेल में होते हैं, उस लिविंग सेल से एंजाइम को अलग किया जा सकता है, वहाँ से निकाला जा सकता है और फिर उसी एंजाइम का यूज लैब में जो रिएक्शंस होते हैं उसको कैटलाइज करने के लिए किया जा सकता है। जैसे हम लोग देखें कि माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ना हो तो माल्टेस उसके लिए एंजाइम उत्तरदायी होता है। ठीक, अब तो वह बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहा है अपने आप, क्या स्टार्च हम लोग खाए भात रोटी के माध्यम से, वह माल्टोज में बदला, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल दिया, माल्टेस। अब वही माल्टेस आप निकाल सकते हो सेल से और लैब में सेम रिएक्शन करवा सकते हो। माल्टोज लो, उसमें माल्टेस मिला दो सॉल्यूशन फॉर्म में, तो वह माल्टेस अपने आप उसको तोड़ देगा किसमें, ग्लूकोज। तो बोल रहा है कि एंजाइम को आप लिविंग सेल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, निचोड़ सकते हो, अलग कर सकते हो और फिर जो लैब में रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को उससे कर सकते हो, परफॉर्म किया जा सकता है। Laboratory reactions can also be performed by enzymes which can be extracted from the living cell। बस इतना सा बात याद रखना है। नेक्स्ट, एंजाइम्स को लैब में बनाया नहीं जा सकता है। एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स। लिविंग सेल के द्वारा ही एंजाइम्स बनते हैं। एंजाइम को लैब में आप नहीं बना सकते हो। हाँ, एंजाइम के द्वारा जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को आप लैब में करवा सकते हो, लेकिन एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एंजाइम्स आर देमसेल्फ लाइफलेस बट दे आर प्रेजेंट इन दोज स्पीसीज विच हैव लाइफ्स। एंजाइम्स खुद लाइफलेस होते हैं, मतलब खुद वे बेजान होते हैं, लेकिन वे पाए उसमें जाते हैं जिनमें जान होता है। ठीक, एंजाइम खुद बेजान है, कोई उनमें जान नहीं होता, वे नॉन लिविंग कैटेगरी में है, लेकिन वे जिसमें पाए जाएंगे वह लिविंग होना चाहिए, लिविंग सेल में ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी है, एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट an enzyme can catalyze the rate of reaction
the rate of reaction by as much as 10 to the power 16 times compared to that of the uncatalyzed reaction. Uncatalyzed reaction काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंजाइम्स हाईली एफिशिएंट हैं। हाईली एफिशिएंट मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर, प्रभावकारी है। एक इंजाइम बोल रहा है कि किसी रिएक्शन के रेट को 10 का पावर 16 गुना तक बढ़ा सकता है। 10 to the power 16 टाइम्स उस रिएक्शन के रेट को वह इन्हांस कर सकता है, बढ़ा सकता है। मतलब समझ लो कि इंजाइम नहीं है यदि, तो यदि कोई रिएक्शन सपोज 10 मिनट में हो रहा है, तो इंजाइम आ जाने के बाद वह रिएक्शन 10 × 10 to the power -16 मिनट में ही हो जाएगा। मतलब कितना कम समय लगेगा सोच सकते हो, कितने एफिशिएंट होते हैं इंजाइम्स। तो अभी तक बात जो हम लोग इंजाइम्स में देखे कि वे कैटलिस्ट हैं, जो एक लिविंग सिस्टम के अंदर केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, काफ़ी एफिशिएंट हैं। बेसिकली वे लिविंग सेल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, लिविंग सेल से एक्सट्रैक्ट करके उनका यूज लैबोरेटरी रिएक्शंस के लिए किया जा सकता है। ऐसे ही और भी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं एंजाइम्स के, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।